हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11वीं की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल को कंप्लीट कर लिया था और उसकी सहायता से रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां थी यानी जो शॉर्टकमिंग्स थी उनको भी दूर कर लिया था। और आज हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टॉपिक आज ही कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में। और अगर संभव हो सके तो मैं आज ऐसा भी करूंगा कि जो बोहर के मॉडल की शॉर्टकमिंग्स हैं वो भी इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन अगर आज वो कंप्लीट ना हुई तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको कंप्लीट कर लूंगा और फिर ये टोटल जो बोहर का टॉपिक है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोहर के मॉडल से रिलेटेड कुछ एक दो बात बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो इस टॉपिक को बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हम बोहर के मॉडल से रिलेटेड कुछ बात देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे पहली वाली वीडियो में। पहले वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसने उसको नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बताए थे। तो जो पहला फॉर्मूला था वो ये था, E इज इक्वल टू माइनस के 13/n² किलो जूल पर मोल। ये मैंने आपको पहले वाला फॉर्मूला बताया था। ये है एटम की किसी भी शेल में अगर आपको किसी भी शेल की एनर्जी निकालनी है तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला है। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ बात बताना आज आपको यहाँ पर चाहूंगा कि जो ये फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन के जो सदृश परमाणु हैं उनके लिए लागू है। मतलब ये फॉर्मूला ऐसे एटम्स के लिए लागू है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। और जैसे He+ है, Li++ है, इनमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऐसे एटम्स के लिए एप्लीकेबल है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो और उनकी जो भी शेल का नंबर बोलेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो आपको यहाँ पर पुट करना है। तो पहली बात तो ये हुई। एक दूसरी बात इसमें और है कि यहाँ पर एक निगेटिव साइन आया हुआ है। इस निगेटिव साइन का मतलब क्या है? क्योंकि इस नेगेटिव साइन को आपको जो आपका आंसर आएगा उसमें आपको छोड़ना नहीं है, जो का त्यों रखना है। तो देखिए, जो निगेटिव साइन है यहाँ पर, निगेटिव साइन का मतलब ये है जब हमारा न्यूक्लियस यहाँ पर है इस तरीके से, अगर मैं मानूं कि इलेक्ट्रॉन इससे अनंत दूरी पर है, इलेक्ट्रॉन इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या है? मतलब प्रिंसिपल क्वांटम का वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, तो हमने माना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, यानी यहाँ पर न्यूक्लियस का इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगभग 0 होगा, बिल्कुल खत्म होगा। मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस पर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम इसको पास लाएंगे न्यूक्लियस के, तो क्या करेगा? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इस पर बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इस पर बढ़ता जाएगा। अब जैसे ये न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास आ जाएगा तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है और इसलिए इसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। अब एनर्जी कम हो जाएगी, इसी कारण से हम इसको निगेटिव में दिखाते हैं कि न्यूक्लियस के पास लाते लाते इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए हम इसको निगेटिव में शो करते हैं। ये रीजन एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया होगा या फिर आप जो भी रिसोर्स बुक पढ़ते हैं उसमें भी दिया गया होगा। और यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखते हैं सेकंड फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड दो बात हमारी हो गई। जो सेकंड फॉर्मूला था वो क्या था? वो ये था, R इज इक्वल टू R0 इंटू n²/z। ये फॉर्मूला था एटम की रेडियस याद करने के लिए। तो ये भी फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन के सदस्य जो परमाणु है जैसे हीलियम+ हो गया, Li++ हो गया, इनके लिए एप्लीकेबल है। मतलब ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये उन एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वालों के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। तो इसमें भी आपको ये बात ध्यान रखनी है। तीसरा फॉर्मूला था वेलोसिटी वाला, V0 इंटू Z/n। ये भी फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन के लाइक एटम्स के लिए, हाइड्रोजन के लिए, मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो। तो इसमें भी आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो इन तीनों फॉर्मूले में आपको क्या ध्यान रखना है? जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे स्पीसीज के लिए, ऐसे एटम के लिए एप्लीकेबल है। और इसके लिए वो माइनस क्यों आता है, उस वाले रीजन को आपको ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को।
तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को हिंदी में भी स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं, बुक में आपको स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा लिखा हुआ मिलेगा, कुछ बुक्स में स्पेक्ट्रा भी लिखता है। तो स्पेक्ट्रम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वैसे तो जो टॉपिक है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, लेकिन स्पेक्ट्रम किस किस का बन सकता है? देखिए स्पेक्ट्रम बहुत सभी एटम का बन सकता है, लेकिन जो नील्स बोर थे, नील्स बोर ने केवल ऐसे स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन दिया था जिनमें जिन परमाणुओं में केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। नील्स बोर ने केवल ऐसे परमाणुओं के स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन दिया था जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो। तो पहली बात तो आप यही समझिए। देखिए स्पेक्ट्रम क्या है वो बात अलग है, लेकिन स्पेक्ट्रम किसका बन सकता है? तो स्पेक्ट्रम सभी एटम का बन सकता है, लेकिन जो नील्स बोर थे, नील्स बोर ने ऐसे एटम्स के एक्सप्लेनेशन दिया था जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। यानी एक इलेक्ट्रॉन वाला कौन है? हाइड्रोजन है। इसलिए हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब और एटम जिनमें पोली इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नील्स बोर नहीं कर पाए थे। केवल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या उन्होंने करी थी, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। तो आइए देखते हैं कि अब स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो जो हमारा स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम क्या है? जब हम किसी तत्व की जब हम किसी तत्व की गैस अवस्था को या हम किसी तत्व की वाष्प अवस्था को उच्च विद्युत आर्क देते हैं तो उसका स्पेक्ट्रम बनता है। उससे क्या होती है? उससे किरणें उत्सर्जित होती हैं। हमने क्या लिया? हमारे पास कोई एलिमेंट है ए, उस एलिमेंट ए की हमने ले ली वाष्प अवस्था। सिंपल लैंग्वेज में समझिए आप, वाष्प अवस्था या मैं कहूं गैस अवस्था। अब इस वाष्प अवस्था या गैस अवस्था को हमने क्या किया? उच्च विद्युत आर्क दिया। विद्युत आर्क का मतलब होता है एक बहुत ही हाई करंट, चिंगारी वगैरह जैसे। तो उच्च विद्युत आर्क दिया तो क्या होगा? इससे कुछ निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरणें उत्सर्जित होंगी। क्या होंगी? कुछ निश्चित आवृत्ति की, कुछ फिक्स फ्रीक्वेंसी की, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की जो हमारी किरणें हैं, प्रकाश किरणें हैं, वो उत्सर्जित होंगी। तो यही, अब ये जो किरणें उत्सर्जित होंगी, हम स्पेक्ट्रोस्कोप, एक यंत्र होता है, स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा उन्हें विभेदित करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा उन्हें ऑब्जर्व करेंगे तो हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देने लगेगा। तो यही पूरी थ्योरी है। जब हम किसी तत्व की वाष्प अवस्था या गैस अवस्था को उच्च विद्युत आर्क देते हैं, आप लिख सकते हो, जब हम किसी तत्व की वाष्प अवस्था या गैस अवस्था को उच्च विद्युत आर्क देते हैं तो उससे निश्चित आवृत्ति की कुछ प्रकाश किरणें उत्सर्जित होने लगती हैं। अब जब वो प्रकाश किरणें उत्सर्जित होंगी तो हम क्या करेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा उन्हें विभेदित करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा उन्हें क्या करेंगे? विभेदित। अब विभेदित करने के बाद हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। क्या मिलता है? स्पेक्ट्रम। और यहाँ पर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेंगे। ये बोर के मॉडल के अंतर्गत ही आता है। क्यों? क्योंकि बोर ने ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पूरा समझाया था, पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी। आइए देखते हैं एक बार। तो जब हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम बनाया जाता है, या हम यूं कहें कि स्पेक्ट्रम खींचा जाता है, तो क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपके पास ये है इस तरीके से, यहां पर अब हम इस y एक्सिस पर क्या लेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेंगे, यानी मुख्य क्वांटम संख्या लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी एक सेकंड, इसको हम लोग लिखेंगे n = 3, n = 4, n = 5, n = 6,
n इक्वल 7, n इक्वल 8। ये क्या हो गई हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इस वाई एक्सिस पर n बराबर 1 से लेकर के 8 तक का। इन लाइन के सामने आपको उनको लिखना है। यहाँ पर थोड़ा बहुत डायग्राम जैसा थंबनेल में दिखाया गया है, ऐसा तो देखिए इम्पॉसिबल है बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जितना हो सके अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमने n बराबर 1 से 8 तक का क्या ले लिया, मुख्य क्वांटम संख्या ले ली। अब जब हम हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम खींचते हैं, स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो क्या होता है वहां पर हमें 5 सीरीज प्राप्त होती है। कितनी सीरीज? 5 सीरीज प्राप्त होती है। पहली सीरीज क्या है? पहली सीरीज हमारी लाइमर, फिर बामर, फिर पास्टन, फिर ब्रैकेट, फुल्ड। लाइमर, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुल्ड। आप याद कर सकते हैं, कोड है LBP BP। L यानी लाइमर, B यानी बामर, P यानी पास्टन, और लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, B से ब्रैकेट, P से फुल्ड। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब इस कोड से इसको रन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, n बराबर 1 में जो किरणें आएंगी वो होंगी हमारी लाइमन सीरीज की किरणें, और n बराबर 2 में जो आएंगी वो होंगी हमारी बामन सीरीज की, फिर n बराबर 3 में पास्टन की, ऐसे फिर ब्रैकेट, फिर फुल्ड। तो देखिए सबसे हमें हर जगह से ला करके 1 में डालना है। n के हर मान से ला करके 1 में आपको रुकना है। तो ये बहुत सारी प्रकाश किरणें हैं। अब ये सारी प्रकाश किरणें किस सीरीज की हैं? ये सारी लाइमन सीरीज की हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइमन, इंग्लिश में भी आप लोग लिख सकते हो। अब हम n बराबर 2 में लाएंगे। अब हम सारी प्रकाश किरणों को कहाँ लाएंगे? n बराबर 2 में। देखिए ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये हो गई बामर, ये लाइमन श्रेणी है, बामर श्रेणी। आपको इनके आगे श्रेणी लिखना है यहाँ पर मैं, ताकि टाइम थोड़ा बहुत बचाया जा सके, इसलिए मैं यहाँ पर श्रेणी नहीं लिख रहा हूँ। अब पास्टन, अब हम n बराबर 3 में लाएंगे। तो ये हो गई हमारी पास्टन श्रेणी। अब n बराबर 4 में लाएंगे। ये हो गई हमारी ब्रैकेट श्रेणी। अब हम लाएंगे n बराबर 5 में। ये हो गई हमारी फुंड। तो लाइमर, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता है। जब हम हाइड्रोजन की गैस अवस्था को उच्च विद्युत आर्क देते हैं तो क्या बनता है, इस तरीके से हमें कुछ वहां से निश्चित प्रकाश किरणें उत्सर्जित होती हैं, और जब हम उनको स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा विभेदित करते हैं तो क्या होता है, इस तरीके का स्पेक्ट्रम हमको दिखाई देता है। स्पेक्ट्रम को देखने के लिए एक यंत्र आप मान सकते हैं। तो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक का आपको लेना है। उसके बाद सबसे ऊपरली वाली सेल से, मतलब अगर आपको लाइमन बनानी है तो हर सेल से ला करके n बराबर 1 में डालना है। n बराबर 2 के लिए हर सेल से ला करके n बराबर 2 में, और इसमें पास्टन में आपको हर सेल से ला करके n बराबर 3 में डालना है। बस ये है, इससे आगे नहीं। केवल लाइमर, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इसको आप लोग जो कहते हो कैसे ये ड्रॉ होगा वो आप याद कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता थोड़ा बहुत तो आप इसको जो कहते हो ड्रॉ करने के लिए याद कर लीजिए। जो मैंने स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन आपको स्टार्टिंग में लिखवाई है उसको भी आप जो कहते हो रट लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूपी बोर्ड के सिलेबस में टॉपिक नहीं है। मैं आपको केवल यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो ये आपका स्पेक्ट्रम हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जब आप लोग स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो हर सीरीज की किरणों से, भाई लाइमन सीरीज की भी बहुत सारी किरणें थी, ऐसे ही बामर की, पास्टन की, तो हर सीरीज की किरणों से वेवलेंथ निकलेगी। क्या निकलेगी? वेवलेंथ, सॉरी कुछ रेडिएशन निकलेगा, कुछ वेवलेंथ का, कुछ रेडिएशन निकलेगा, उसकी अपनी अपनी वेवलेंथ होगी। तो देखिए जो लाइमन है, जो लाइमन सीरीज है वहां से भी रेडिएशन निकलता है, जो बामर है वहां से भी निकलता है, पास्टन से भी निकलता है, बेकेक से भी निकलता है और फुंड से भी निकलता है। इनसे क्या निकलता है? कुछ रेडिएशन निकलता है। आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, इन अलग अलग रेडिएशंस की अपनी अपनी कुछ वेवलेंथ होती है। इन सभी रेडिएशंस की अपनी अपनी कुछ वेवलेंथ होती है। जो लाइमन सीरीज का रेडिएशन होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ का होता है, ठीक है। जो बामर का होता है वो इंटरमीडिएट का होता है, इंटरमीडिएट वेवलेंथ का रेडिएशन बामर सीरीज से निकलता है। और फास्ट एंड ब्रैकेट फुंड, इन तीनों से लॉन्ग वेवलेंथ का रेडिएशन निकलता है। और कौन सा रेडिएशन? फोटोन रेडिएशन। फोटोन रेडिएशन यानी फोटोन किरणें होती हैं, उनका रेडिएशन निकलता है। तो इन लाइमर, बामर, फास्ट एंड ब्रैकेट फुंड से फोटोन्स का रेडिएशन निकलता है। इसके लिए शॉर्ट वेवलेंथ होती है, इसके लिए इंटरमीडिएट होती है, इन तीनों के लिए लॉन्ग वेवलेंथ का रेडिएशन वो होता है। तो इतना आपको पता लग गया। अब हम आइए आगे देखते हैं। देखिए अगर आप साथ साथ में नोट नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं हर पॉइंट को सेपरेट करके शॉर्ट में बताता हूँ। तो आपको वेवलेंथ के रेडिएशन का पता लग गया। अब और स्पेक्ट्रम आपने पढ़ लिया। अब हम इस स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे? कुछ स्पेक्ट्रमी खंड पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रमी क्षेत्र पढ़ेंगे। देखिए मैं कोड बता रहा हूँ, L B P B P, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट फुंड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब इनके अपने अपने कुछ स्पेक्ट्रमी क्षेत्र होते हैं, स्पेक्ट्रमी क्षेत्र, इंग्लिश में स्पेक्ट्रमी रीजन बोलते हैं। तो लाइमन का क्या होता है, बामर का क्या, पास्टन का, ब्रैकेट का, फुंड का, सबका मैं आपको बताऊंगा। तो कोड याद रख सकते हैं आप लोग, U V I I I, U V I I I, ये क्या होता है? इनके स्पेक्ट्रमी क्षेत्र होते हैं। तो U का मतलब क्या है? अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। V का मतलब क्या है? विजिबल। I का मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। तो U का मतलब क्या है? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट को हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी, पराबैंगनी। V का मतलब है विजिबल यानी दृश्य क्षेत्र। I का मतलब है इंफ्रारेड। इन तीनों का मतलब इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड का मतलब होता है अवरक्त क्षेत्र। तो अगर आपसे इनके स्पेक्ट्रमी क्षेत्र अलग अलग पूछे जाएं तो आप लोग इस कोड से बता सकते हो, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। क्लियर है आपको? तो अभी स्पेक्ट्रमी क्षेत्र भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आइए कुछ फॉर्मूलों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए तो देखिए इंपॉर्टेंट सूत्र मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसमें एक दो इंपॉर्टेंट सूत्र है। देखिए एक तो ये है, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर, कोष्ट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, इक्वल, चलिए अभी आप यही पढ़िए पहला फॉर्मूला। तो 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर, कोष्ट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब आइए इसमें जो टर्म प्रयोग किए गए हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। लैम्डा जहां भी प्रयोग हो समझ जाइए, वेवलेंथ है। वेवलेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़ा खतरनाक सा वर्ड है, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य बोलते हैं इसको हिंदी में। और RH क्या है हमारा? RH है हमारा रिडबर्ग नियतांक,
रिडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू लिख दीजिए आप लोग, आर एच इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। इसकी यूनिट होती है मीटर इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। और जो हमारा जेड है, जेड यहाँ पर क्या है, जेड यहाँ पर है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और जो N1 N2 का मतलब आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए N1 का मतलब क्या है, N1 का जो मतलब है इलेक्ट्रॉन जहां आया, और N2 का मतलब है जहां से आया। ध्यान रखिए N1 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जहां से आया, सॉरी जहां आया, और N2 का मतलब है जहां से आया। तो N1 का मतलब जहां आया, N2 जहां से आया। अब देखिए मान लीजिए आपको लाइमन सीरीज बोला गया है, क्या बोला गया है, लाइमन सीरीज आपको बोल दिया गया है क्वेश्चन में। तो हर सीरीज के लिए N1 का मान फिक्स है, N1 का मान हर सीरीज के लिए फिक्स है। मान लीजिए आपको लाइमन बोल दिया गया, तो लाइमन के लिए आप N1 का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, बामर के लिए 2 रखेंगे, पास्टन के लिए 3 रखेंगे, ब्रैकेट के लिए 4 रखेंगे, और फुल के लिए 5 रखेंगे। ये N1 के मान फिक्स है। अब ये मान कहां से आए, आपने स्पेक्ट्रम में देखा होगा कि लाइमन में सारी जो रेखाएं होती हैं वो n बराबर 1 में आकर के रुकती हैं, तो इसलिए n बराबर 1। बामन में सारी n बराबर 2 में आकर के रुकती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर लाइमन के लिए यानी L BP BP 1 N1 इक्वल 1 2 3 4 5 ये आप फिक्स कर लीजिए, 1 2 3 4 5 N1 की वैल्यू। अब N2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन के माध्यम से पता लगानी है। वो कह देगा कि किस कक्षा से आया इस तरीके से, तो आपको वहां N2 की वैल्यू क्वेश्चन में पता लग जाएगी। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर कोस 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखिए जेड का मान आप क्या रखेंगे, जेड का भी एक मान होता है, आपको क्या रखना है। तो अगर आपको हाइड्रोजन बोला गया है तो हाइड्रोजन के लिए आप जेड का मान 1 रखेंगे, कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। लेकिन अगर आपको बोल दिया गया है हीलियम प्लस, अब इसके लिए जेड का मान कितना रखोगे, देखिए इसके लिए आप जेड का मान 2 रखेंगे। हीलियम पर प्लस चार्ज आने का मतलब ये नहीं है कि उसका एटॉमिक नंबर बदल गया। किसी भी एटम पर चाहे कितना ही प्लस का कितना ही माइनस का चार्ज आ जाए, उसका एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स रहता है। तो हीलियम प्लस के लिए इसका मान कितना रखोगे, 2। लिथियम डबल प्लस के लिए कितना रखोगे, 3, ठीक है। और लेकिन अगर हाइड्रोजन कह दें तो डायरेक्ट आप कितना रखोगे, 1 रखोगे। ये पूरा फॉर्मूला है इसका। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो फॉर्मूला है ये भी ऐसे ही एटम के लिए लगता है जो हाइड्रोजन के सदृश हो, यानी हाइड्रोजन के समान हो, मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो। बोहर ने सारे फॉर्मूले ऐसे बताए हैं जो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के लिए, एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए अप्लाई होते हो। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एटम में है तो उनके लिए बोहर के फॉर्मूले अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये हमारा एक सूत्र हो गया, इसको रेडबर्ग नियतांक बोलते हैं। इसकी वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, और लैम्डा का मान आप यहाँ से निकालेंगे। अब सेकंड फॉर्मूला, तो जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है वो क्या है, सेकंड फॉर्मूला हमारा ये है, तो हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेकंड फॉर्मूला है न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। मैंने आपको न्यू बताया था, न्यू के ऊपर बार लगा दीजिए, वो क्या होगा, 1/λ होगा। अब न्यू बार को क्या बोलते हैं, न्यू बार को हम बोलते हैं वेव नंबर, यानी तरंग संख्या, हिंदी में बोलते हैं तरंग संख्या। अब न्यू बार क्या होता है, 1/λ, यानी न्यू बार की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यू बार की यूनिट हो जाएगी आप लोगों की मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स हो जाएगी न्यू बार की यूनिट, क्यों, क्योंकि लैम्डा की यूनिट कितनी होती है, मीटर, और लैम्डा अपॉन यानी मीटर इनवर्स। अब यहाँ से अगर मैं एक रिलेशन क्रिएट करूं तो 1/λ इज इक्वल टू ZN स्क्वायर, सॉरी ZRH जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इक्वल टू न्यू बार। ये एक पूरा रिलेशन आ गया भाई, 1/λ न्यू बार के इक्वल है और 1/λ इसके भी इक्वल है, यानी यहाँ से आपने एक रिलेशन निकाल लिया। यानी 1/λ इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू इतना।
तो ये आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सारे फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये सारे फॉर्मूले इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जितने बताए, और ये दोनों फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला, ये केवल बोहर ने दिए हैं, और ये ऐसे एटम्स के लिए लागू होते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम हो, उनके लिए लागू होते हैं। बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का टोटल टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है उसकी शॉर्टकमिंग्स को। देखिए जो बोहर का मॉडल है उसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। तो शॉर्टकमिंग्स यानी कमियां। तो बोहर के मॉडल की पहली शॉर्टकमिंग क्या है? बोहर के मॉडल की पहली शॉर्टकमिंग ये है कि यह डाई या ट्राई इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के स्पेक्ट्रम को नहीं समझाता। तो बोहर के मॉडल की पहली शॉर्टकमिंग यही है कि यह डाई या ट्राई इलेक्ट्रॉनिक एटम के स्पेक्ट्रम को नहीं समझाता, जो मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाते वक्त बता दिया है। मतलब डाई ट्राई इलेक्ट्रॉनिक एटम का मतलब है जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, कितने भी हो, डॉट मैंने लगाया हुआ है, एटम्स के स्पेक्ट्रम को नहीं समझाता, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के स्पेक्ट्रम को समझाता है। तो पहली शॉर्टकमिंग तो इसकी यही हो गई। अब दूसरी शॉर्टकमिंग को पढ़ते हैं। दूसरी शॉर्टकमिंग ये है जीमान और स्टार प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। यह जीमान स्टार प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। ये दो साइंटिस्ट हुए हैं, इनके अपने अपने ये रूल है, जीमान प्रभाव और स्टार प्रभाव। अब जीमान प्रभाव और स्टार प्रभाव होता क्या है? देखिए जब भी हम स्पेक्ट्रम को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें जो रेखाएं होती हैं वो और भी बारीक बारीक रेखाओं में टूट जाती हैं। जो मैंने अभी आपको लाइन दिखाई थी वो और भी बारीक बारीक रेखाओं में हमें टूटी हुई मिलती है। तो इसको तो बोलते हैं जीमान प्रभाव। लेकिन अगर यही प्रभाव हम विद्युत क्षेत्र में देखें, विद्युत क्षेत्र में अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो उसको क्या बोलते हैं? स्टार प्रभाव बोलते हैं। तो बोहर का मॉडल जीमान प्रभाव और स्टार प्रभाव के बारे में बिल्कुल मौन है, इसकी कोई व्याख्या नहीं करता कि ऐसा होता क्यों है। कि जब भी आप स्पेक्ट्रम को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो भी उसकी जो लाइन होती है वो छोटी छोटी बारीक रेखाओं में टूट जाती हैं, और जब आप उसको विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो भी वो छोटी छोटी रेखाओं में टूट जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो इसकी व्याख्या नहीं करते। तो ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्टकमिंग है बोहर के मॉडल की। और एक तीसरी शॉर्टकमिंग सुन लीजिए, यह है परमाणु की 3D स्ट्रक्चर, 3D ज्यामिति के विषय में मौन है। क्या है? यह परमाणु की 3D ज्यामिति के विषय में मौन है। मतलब 3D ज्यामिति का मतलब है एटम दरअसल 3D है, एटम एक स्फीयर है ना कि एक सर्कल है, ऐसा माना गया है अब वर्तमान में। तो लेकिन बोहर तो परमाणु की 3D ज्यामिति के बारे में अपने मॉडल में कहीं चर्चा ही नहीं करते। मौन का मतलब है उन्होंने 3D स्ट्रक्चर के बारे में जो एटम की है कोई चर्चा नहीं की। इसलिए ये भी उनकी बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है। उन्हें बताना चाहिए था कि एटम 3D है, एटम के अंदर यही है। और आज जब अभी आप आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में तो एटम पूरा आपको 3D मिलेगा आगे से, उसकी और स्ट्रक्चर को भी आप आगे पढ़ेंगे। अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारे जो ओल्ड मॉडल थे एटम के वो कंप्लीट होते हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल। अभी एटम के कुछ मॉडर्न मॉडल्स आएंगे, वहां पर आप उसको पढ़ेंगे। तो एटम की 3D स्ट्रक्चर को इन्होंने नहीं बताया, ये भी इनकी बहुत बड़ी कमी है। तो ये हमारी बोहर की 3 कमी हो गई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम लोग अब मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे। एटम चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है, क्लासिकल या ओल्ड थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया है, सारी क्लासिकल थ्योरी थी अब तक का जितना पढ़ा। और अब हम मॉडर्न थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। वहां पर हम श्रोडिंगर, अफबाउ, हाइजेनबर्ग वगैरह जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।